अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नबीला सिंधु प्रोग्राम हैशटैग में आज आपका साथ दूंगी। और फरवा वही जो कि तबीयत की नासाजी के बायस मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आए 1 साल हो गया है। गुज़श्ता बरस ही अप्रैल को आज ही की तारीख को मौजूदा 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद बरसरे इक़्तिदार आई। इक़्तिदार में आने से पहले ये 13 जमातें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कराची से लाहौर तक और लाहौर से इस्लामाबाद तक महंगाई मुकाओ मार्च करती रहीं, और जब अदम एतमाद के बाद ये जमातें इक़्तिदार में आ गईं तो अवाम को उम्मीद की किरण दिखाई दी कि शायद अब उन्हें महंगाई से निजात मिल जाएगी। हुकूमत के आने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ऐलान में कहा कि वो कपड़े बेचकर अवाम को सस्ता आटा देंगे, मगर आज उन्हीं के वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं हम मुल्क मुल्क जाकर भीख मांग रहे हैं। वज़ीर खजाना पिछले 1 महीने से IMF के साथ राब्ते में है, मगर स्टाफ लेवल का मुआहदा तय नहीं पा सका। PDM हुकूमत के मौजूदा दौर में एक एक चीज की कीमत डबल हो चुकी है। अगर हम बात करें रोटी की, जो कि 10 रुपए में मिलती थी, आज 25 रुपए की मिल रही है। आटा जो PDM हुकूमत के आने से कबल 1200 रुपए का था, 20 किलो का थैला आज 2400 रुपए का हो गया है। और पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 150 रुपए लीटर थी और अब 272 रुपए लीटर में मिल रहा है। डॉलर की भी उड़ान ऊंची से ऊंची होती चली जा रही है। 180 रुपए के आसपास था और आज 300 रुपए को टच करने के करीब है। बिजली की फी यूनिट कीमत में तकरीबन 20 रुपए तक इजाफा हो चुका है। चीनी, घी, दालें, सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका। यहां तक कि PTI के दौरे हुकूमत में जो महंगाई का जिन होता था, वो मौजूदा हुकूमत में पहले महंगाई का देव बना और अब अफरीत बनकर लोगों की जिंदगियां निकल रहा है। इस 1 साल में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अफराद खते गुर्बत से नीचे चले गए। कई सनतें यूनिट्स की पैदावार कम हो गई, जबकि मुतादिद पैदावारी प्लांट्स बंद हो चुके हैं। मईशत की तबाही अपनी जगह, सियासी अदम इस्तेहकाम ने भी मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पर लगा रखा है और मुल्क बहरानों की जद में है, मगर सियासी जमातें होश के नाखून लेती नजर नहीं आती। अगर मौजूदा आईनी, इंतजामी और सियासी बहरान जारी रहा तो इस मुल्क मुस्तकबिल क्या होगा, अवाम की दादरसी कौन करेगा और इदारों का इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी किस तरह बरकरार रहेगी, इसी पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के पैनल का और गेस्ट का मैं तारुफ करवा दूं। हमें साथ हासिल रहेगा रहनुमा तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर खान साहब का, और मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे राना एहसान अफजल खान, और तजियाकार होंगे हैदर वहीद साहब हमारे साथ। हुमायूं अख्तर साहब, सबसे पहले तो आपकी जानिब आएंगे। ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आईनी बहरान, फिर सियासी बहरान, मुआशी बहरान, क्या इसी तरह से चलता रहेगा? अदारों के इस्तेहकाम को, खुद मुख्तारी को इसी तरह से दाव पर लगाते रहेंगे हम? अल्लाह ना करे जी, हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो असेंबलीज ऑफ पार्लियामेंट्स की टर्म्स हैं ये ख़त्म हो रही हैं और हम चाहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट आए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। हमने तो अपनी पंजाब और KP की हुकूमत इसी वजह से डिसॉल्व की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लग रहा है कि कुछ पार्टियां इलेक्शन में नहीं जाना चाहती और वो हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर रही हैं इलेक्शन से भागने के लिए। और इस देखते देखते जो मईशत है वो आपके सामने है। मेरा नहीं ख्याल 75 साल में 71 की जब हमारा मुल्क 2 टुकड़े हुआ तब भी मईशत की ये हालत नहीं थी। और इसी टसल में कि इलेक्शन डिले किए जाएं, आपने देखा है कि हमारे आईनी इदारों का क्या हशर हो रहा है। सही। तो हमारी तो पूरी जद्दोजहद है, कोशिश है कि ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जाए ताकि एक नए मैंडेट के साथ ये जो तकरीबकारी है, इक्तसादी हालात हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है, जो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है, इसका हमको हल निकाल सके। ठीक है सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया है और आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने उनको सजा दे दी है। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद PTI का वज़ीर आज़म नाअहल हुआ है। आप क्या समझते हैं कि ये फैसला ठीक हुआ है? तौहीन अदालत पर ऐसा ही होना चाहिए था? तौहीन अदालत पर तो हमेशा ऐसे ही हुआ है जी, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म नहीं रहे। अब आप देखें कि अभी जो एक बहुत बड़ा केस सामने है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर इन द फील्ड है, उसमें अब देखें कल परसों क्या होता है। बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है। कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, आप 15 जज बिठा दें
ये सारे जज यही फैसला करेंगे। सिर्फ कंफ्यूजन फैलाई जाती है कि जी 4-3-3-2, वो 4-3 कुछ और चीज थी। जो वर्डिक्ट इन फील्ड है, जो कि एक्चुअल 90 डेज का है, इसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। इट्स ए कमांड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हुमायूं अख्तर साहब, आप क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना, लेकिन हुकूमत तो डट चुकी है। आज उन्होंने फंड्स रिलीज करने थे, वो भी रिलीज नहीं किए। इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? इलेक्शन होंगे जी। अभी आपने इस वक्त अगर पाकिस्तान में इलेक्शन गैर आईनी तौर पर डिले हुए तो कोई भी हुकूमत, आप इलेक्शन जो है वो आइन के तहत होते हैं, इलेक्शन हुकूमत की मर्जी से नहीं होते। वरना सिटिंग गवर्नमेंट तो कहेगी कि चलो हमारा दाव लगता है तो हम लगा लें। चलो जहां ये 90 डे क्रॉस हुआ तो देन व्हाट इज द लिमिट? आइन कहता है 90 डे, वो क्रॉस हो गए, फिर व्हाट इज द लिमिट? 180 डेज, 360 डेज, 1090 डेज, व्हाट इज द लिमिट एंड हु डिटरमिन्स दैट लिमिट? अच्छा, लेकिन वो लोग तो शेल्टर ले रहे हैं कि अभी तो मर्दमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई है और इलेक्शन हो गए तो फिर उसके नताइज में सबको इख्तिलाफ हो सकता है, फिर हालात यही हो सकते हैं। बहुत दफा पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन हुए हैं जब मर्दमशुमारी किसी वजह से डिले हो गई है और किसी किस्म का कोई जिक्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो ऑर्डर इन द फील्ड है उसमें मर्दमशुमारी का। हाँ, जब मर्दमशुमारी कंप्लीट होगी, ये लोग तो बताते नहीं है कि मर्दमशुमारी जब कंप्लीट होगी फिर वो सूबों के पास जाती है, फिर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आती है, उसके बाद हल्के बंदी होती हैं। ये तो बिल्कुल इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि मर्दमशुमारी की वजह से ये इलेक्शन डिले हो सकते हैं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई जिक्र किया है। ठीक है, राना एहसान साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आज एक रहनुमा को नाअहल कर दिया गया, वजीर आजम आजाद कश्मीर नाअहल हो गए, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की जानिब से मौक़िफ़ आ रहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस तरह हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जुडिशल एक्टिविज्म के ऊपर क्या वो ठीक है नहीं ठीक, सुओ मोटो के ऊपर तो हुकूमत का मौक़िफ़ आ चुका है। जो अभी बिल हमने पेश किए हैं, जो अब जॉइंट सेशन ने जिनको मंजूर भी कर दिया है, उसमें सुओ मोटो के लिहाज से तो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि ये यहाँ कलेक्टिव विजडम होना चाहिए फर्द वाहिद की जगह, और उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी इसके अंदर। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर कोई तौहीन करता है अदालतों की और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसके ऊपर हमने हिस्टोरिकली ये देखा है कि अगर कोई मशरूत माफी मांगे तो उसको माफी मिल जाती है। इस केस में क्यों नहीं दी गई, क्या वजह है, वो डिबेटेबल है। लेकिन बज़ाहिर एक यहाँ भी देखा गया है कि सिलेक्टिव वो डिसीजन मेकिंग होती रही है। जहां तक तलाल चौधरी की बात है, आपको लगता है जो नाअहली हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है, मेरिट पर हुई है? देखिए, मैंने इस केस की डिटेल तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब कोई मशरूत माफी मांग लेता है तो वहां अदालत माफ कर देती है। तो यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रहा है और थोड़ी जरा एग्रेसिव, लेकिन क्योंकि कोर्ट का फैसला है तो इसी लिहाज से हमने तो इसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है कि जो है जो सुओ मोटोज हैं वो 3 जो है वो जजेस की कमेटी अगर ले तो बेहतर है, उसमें ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, उस पे जरा एक डिस्कशन। राना एहसान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से बात हो रही है वजीर आजम के नाअहल होने की तो इसलिए आप इसको डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, हमारी जहां तक बात आती है तो वहां मामला कुछ और हैं। एक माइनॉरिटी का फैसला है वर्सेस मेजॉरिटी फैसला। जस्टिस काजी साहब की जो जजमेंट है कि आप सुओ मोटोस को होल्ड कर लें जब तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय नहीं पाते, और फिर वो उसके अंदर बेंच किस तरह बनते हैं, मामला जो जुडिशरी के अंदर से आवाजें उठी। और अब देखिए, हमारा तो ये जो मामला है, हमने तो ये फाइनेंस का बिल जमा करा दिया, टेबल कर दिया है नेशनल असेंबली में और सेनेट के अंदर। तो वो अब यानी कि हुमायूं साहब तो अदालत के साथ खड़े हैं और आप वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ खड़े हैं। देखिए, हम भी अदालतों के अंदर जो मुख्तलिफ जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेज हैं उन्होंने जो बातें की हैं, हम भी उनके साथ खड़े हैं, और उनका मुद्दा भी जो है वो आईनी मुद्दा है, वो भी आइन को कोट करके बातें करते हैं। सही। तो वो जो डिबेट है हम उसके साथ खड़े हैं। यहाँ अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने इकोनॉमी से स्टार्ट किया इंट्रो से, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर
पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं। देखिए हमारी ये जो जमात, जब ये पीडीएम आई, कोalition आई हुकूमत में, तो ये सवा साल की हुकूमत थी और इसको जनरली इलेक्शन ईयर कहा जाता है कि आप इलेक्शनों में जा रहे हैं। तो अमूमन हुकूमतें जो हैं वो बेइंतहाशा रिलीफ देती हैं अवाम को, डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग की जाती है और इस तरफ होता है। तो हमने लेकिन उसके बरक्स, आप ठीक कह रही हैं, बिजली का रेट बढ़ाया, गैस का रेट बढ़ाया, पेट्रोल का रेट बढ़ाया, एक महंगाई हुई। तो ये वो मजबूरी के फैसले थे जो हमने किए और हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कोई। और अगर हम ये फैसले ना करते तो राणा साहब, उसके लिए आवाम को एतमाद में लेना जरूरी था या नहीं था? आटे की इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, एक आम बंदे के लिए वाकई जिंदगी गुजारनी बड़ी मुश्किल हो चुकी है। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये इक़दामात हम ना लेते जो मैंने आपको गिनवाए, अगर हम IMF का मुआहदा ना बहाल करते, एड्स रिव्यू ना मुकम्मल करते, तो मुल्क दिवालिया हो जाता और तब जो दर्द या तकलीफ अवाम आज सह रही है उससे कई गुना ज्यादा होती। तो ये बात तो राणा साहब, ये बात तो अवाम को बताने की थी ना। अवाम सियासी इस्तेहकाम के लिए, अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए हमेशा से हुकूमतों के साथ खड़ी रही है। तो हमने अवाम को बताया है, ये फैसले करने से पहले भी बताया है। अभी फाइनेंस बिल एक 170 अरब का आया, इजाफी टैक्सेस लगे, वो सारे हमने IMF के ये 9th रिव्यू को मुकम्मल करने के लिए किए और हमें उम्मीद है कि ये 9th रिव्यू मुकम्मल होगा, बल्कि 10th 11th भी मुकम्मल होगा। राणा साहब, एक छोटी सी बात कि आप लोग इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कहीं आपको भी तो नहीं लग रहा कि इस वक्त जो अवाम के अंदर गमो गुस्सा है उसका बदला या वो अपने गमो गुस्से का इजहार इलेक्शन में कर देंगे? नहीं नबीला, हमारा एक मौक़िफ़ है हुकूमत का और वो हम बयान कर चुके हैं, वाया पार्लियामेंट भी हमने उसको मंजूर किया है। और वो ये है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो हैं एक साथ होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप के नीचे होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? आज आप पंजाब में इलेक्शन करा दें, 2 महीने बाद आप KPK में कराएंगे, 90 दिन तो वैसे ही ब्रीच हो चुका है, 2 महीने बाद आप KPK में कराएंगे, फिर आप बाकी 2 सूबों और वफाक में कराएंगे। इस मुल्क में ये जो केयर टेकर का निजाम है, बड़े ये डिबेट के बाद ये इंप्लीमेंट हुआ और ये बाकी मुल्कों में, ज्यादातर मुल्कों में नहीं है। तो अगर आप इस तरह से इलेक्शन कराते हैं तो आप एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बुनियाद रखते हैं, जहां एक लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। लोग इंडिया की मिसालें देते हैं कि इंडिया में केयर टेकर का निजाम नहीं है। उधर जो इलेक्शन कमीशन है, जहां इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, वो उस तरीके से चैलेंज नहीं होते जिस तरीके से पाकिस्तान में होते हैं। जो यहाँ माहौल है उधर यही सूट करता है कि इलेक्शन एक साथ हो। और देखिए हमारा टेन्योर तो अगस्त में खत्म हो रहा है, अगस्त में हमारी हुकूमत ने खत्म हो जाना है, फिर एक केयर टेकर हुकूमत आएगी। उसकी प्रायोरिटी हो सकता है दहशतगर्दी ना हो, उसकी प्रायोरिटी ये फाइनेंशियल या IMF इश्यूज ना हो, और वो बनी ही इस मकसद के लिए होगी कि उसने इलेक्शन कराने। तो ये जो हमारे पे आज उंगली उठा रहे हैं सब लोग कि हम मनूवर कर रहे हैं, हम चाहते नहीं है इलेक्शन करना, वो भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा देखें, आइन जो है उसके बड़ा डायनामिक आइन है, उसके अंदर जहां 90 दिन की बात है वहां आपके पास आर्टिकल 254 है जो कहता है कि अगर मुद्दत कोई चीज अगर वक्त के अंदर होनी है नहीं होती तो बाद में भी हो जाए, कोई इशू नहीं। सही हो गया। हैदर वहीद साहब, आपको क्या लग रहा है, अभी जो एक वजीर आजम नाअहल होने का ट्रेंड चल चुका है, वजीर आजम आजाद कश्मीर को नाअहल कर दिया गया, उसके बाद पार्टी सियासी रहनुमाओं की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, आपको लगता है आपकी समझ में कि ये आने वाले दिनों में किस तरह का असरात हमारी जो इस वक्त मौजूदा सियासत चल रही है उसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक इंडिया जो है वो जिस तरह की जजमेंट आई है उसमें मौजूद है, जिस तरह की सुपरविजन और डिटेल और स्पेसिफिसिटी के साथ और मार्कर्स के साथ जजमेंट दी गई है, वो इंडिया इसी तरफ देती है कि पूरा इरादा है इस बेंच का कि वो मॉनिटर करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और हर मोड पे मॉनिटर करेंगे। और मार्कर्स इसीलिए उन्होंने अपनी जजमेंट में बड़े वाज़ेह तौर पे डेट्स के साथ दिए हैं कि इस डेट तक ये करना है, फिर इस डेट तक ये करना है। तो अब पहला मार्कर जो है वो ब्रीच हो चुका है और उसके हवाले से क्या ये बेंच करेगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो है वो रद्द अमल होगा, वो बहुत अहम है। पैसे ना देने के बाद अब पहला कदम मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि वो पहले तो तलब करेंगे रेलेवेंट ब्यूरोक्रेट को, चाहे वो सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री फाइनेंस के या कोई और वो प्रॉबेबली उनको जो है वो तौहीन अदालत के हवाले से वार्न करेंगे और पूछेंगे। अब बताया जाता है वो शायद मुल्क में नहीं है इस वक्त या जो कुछ भी है, मेरे ख्याल से क्योंकि वक्त थोड़ा है तो ज्यादा देर इंतजार करती मुझे ये बेंच नजर नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं हुकूमत के बरतरफ होने का या वजीर आजम के डिस्क्वालीफाई होने का, तो इसको लाइटली भी नहीं लिया जा सकता और मेरे ख्याल से इंक्रीमेंटली ये बेंच जो है वो प्रेशर बढ़ाएगी, ब्यूरोक्रेट से शुरू करके ही सियासतदानों की तरफ जाएगी। और सियासतदान तो देखें, जहां तक राना सनाउल्लाह हैं या फाइनेंस में डार साहब हैं, जो भी हैं,
ये तो अपनी पार्टी के लिए कुर्बानी इनको देनी पड़ी तो ये बड़े आराम से दे देंगे। सियासतदान के लिए बिग डील इतनी शायद ये ना हो, लेकिन आई थिंक शहबाज शरीफ साहब जिस पिवटल पोजीशन में अपनी पार्टी के भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, अपनी पार्टी के वजीर आजम खुद हैं, आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में ये बात जरूर आएगी कि कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। ठीक, मेरे ख्याल से अदालत जो है वो उनको पूरा मौका देगी तो जरूर, बहुत ज्यादा मौके देने के बाद ही किसी अटल फैसले पे अदालत पहुंचेगी। लेकिन अदालत का भी अब ये मसला है कि चाहे कुछ भी है, 4-3-3-2 के अभाम के बाद एक जजमेंट है, जब तक कि अपील में इसको खत्म नहीं कर दिया जाता या रिव्यू में खत्म नहीं कर दिया जाता या किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से इसकी नफी नहीं हो जाती, जब तक ये अब इन द फील्ड तो है। और मेरे ख्याल से इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये बेंच जाएगी आगे तक, क्योंकि वरना फिर इस बेंच का और सुप्रीम कोर्ट का कोई जवाब नहीं रह जाता अगर वो आला तरीन अपने जो आईनी फराइज हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं करा पाती इस जजमेंट को, तो वो फिर आगे अपने हवाले से भी जो अदम एतमाद देख रहे हैं तो वो चीज उनको पुश करेगी। लेकिन आगे फिर उनका टास्क भी ऐसा है। हैदर वहीद साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह अकामा पे नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया, असासे डिक्लेयर ना करने पर जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया, क्या आपको लगता है कि अब भी कोई ट्रेंड सेट हो सकता है, कोई एक मिसाल कायम की जा सकती है वजीर आजम शहबाज शरीफ को नाअहल करके? देखिए, नवाज शरीफ साहब को तो ताहयात नाअहल करना बिल्कुल समझ नहीं है। अभी भी मैं समझता हूं कि किसी भी तरह उनकी ये ताहयात नाअहली खत्म होनी चाहिए और उन्हें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करने देना चाहिए इन इलेक्शंस में, और ये इन इलेक्शंस की साख के लिए जरूरी है। और मैं इसका मवाजना नहीं करूंगा तौहीन अदालत से। तौहीन अदालत ज्यादा आसान मामला होता है, उनको बड़ी क्लियर डायरेक्शन है हुकूमत को, अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत लग सकती है। नवाज शरीफ साहब की बात इतनी कट एंड ड्राई नहीं थी जिस तरह से हुई है। और हमने उनका जहांगीर तरीन के साथ मवाजना किया है और शहबाज शरीफ का हम वजीर आजम आजाद कश्मीर के साथ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखें शहबाज शरीफ साहब को पूरा मौका मिलेगा। एंड में भी अगर वो नहीं इंप्लीमेंट करते तो मेरे ख्याल से उनको नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये बेंच और ये सुप्रीम कोर्ट ये तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती कि नजर ये आए कि अहम तरीन जमहूरी और आईनी मामलात पे उसका हुक्म नहीं माना गया और उन्होंने कुछ किया नहीं। यानी कि हैदर वहीद साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो तौहीन अदालत में वजीर आजम शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो वक्त अभी खिंच रहा है, इस दौरानिये में कानून साजी मुकम्मल होने के बाद अपील का जो मौका अगर हुकूमत को मिल गया तो वो बिल्कुल वे आउट हो सकता है। बट जो भी वे आउट होगा वो सीना जोरी नहीं होगी, वो कानूनी अमल एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही वे आउट होगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये महज सीना जोरी से कह सकेंगे बट नहीं करा रहे। एक हद तक ये चलेगा, एक हद तक वो भी तरीके से चलेगा, लेकिन एंड में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ने अगर इस जजमेंट की नफी नहीं की, चाहे अपील में, रिव्यू में, किसी और तरह, तो ये इंप्लीमेंट होगी जजमेंट, क्योंकि फिर उस तरह तो कॉन्स्टिट्यूशनल अपैरेटस जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो ये आईनी और कानूनी तरीके से ही नफी होनी होगी इस जजमेंट की, सीना जोरी से नहीं हो पाएगी। एक हद तक चलेगा ये, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर हुआ है उसमें शिक रखी गई है अपील की, आपको लगता है कि उससे कोई फायदा हो सकेगा? बहुत ज्यादा, वो तो सारी गेम चेंजर ही वो है, सारी गेम का चेंजर है ही वो। अगर तो यहाँ कानून साजी मुकम्मल हो जाती है 10 दिनों में, चाहे प्रेसिडेंट साइन करे ना करें, और बीच में कोई उनकी तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं चला जाता जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट कबल अज़ वक्त इंटरवीन ना कर जाए, तो ये कानून साजी हो जाएगी। और अगर उसके बाद इस कानून को चैलेंज भी किया जाएगा, जब ये कानून इन द फील्ड होगा तो उसके चैलेंज की बेंच भी टॉप 3 बनाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ऑल्दो इस लॉ को चैलेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स होंगे, वेदर वो सक्सीड करते हैं नहीं करते, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इस कानून साजी पे ही दारोमदार है सारी चीज का। क्योंकि अगर वे आउट होगा तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में ही है, अगर ये जजमेंट की नफी होगी तो अपील या रिव्यू में ही होगी, सीना जोरी से या रोडों पे नहीं होगी और महज ना कहने से नहीं होगी। एक हद तक ये चलेगा, क्योंकि वरना इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आवर स्टेट apparatus, ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल apparatus। मेरा नहीं ख्याल के स्टेक होल्डर्स इवेंचुअली इसकी इजाजत देंगे। हाँ, एक हद तक मेरे ख्याल से हुकूमत ये खींचेगी, कोशिश करेगी कि अपील में इसको वो टर्न करा सके। अगर करा सकी, वेल एंड गुड फॉर देम, लेकिन ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से ही इवेंचुअली होगा, सीना जोरी बाजू इसका हल नहीं निकल सकेगा। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं अख्तर साहब, हम बात कर रहे हैं कि जो तो नाअहलियां हो रही हैं वो तो हो रही हैं, आगे चल के क्या होगा, जो अगले आने वाले दिन हैं उनमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इलेक्शन पर है, इंतखाबात पर है। लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी तक नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत इंतखाबात कराने के लिए रजामंद है, फंड्स जारी नहीं किए गया। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी मौक़िफ़ जो है वो पेश कर दिया गया है, जवाब जमा करा दिया गया। आपकी अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? हमारी हिकमत अमली क्या होनी जी, सुप्रीम कोर्ट की हिकमत अमली होगी। ये उसका ऑर्डर है, पाकिस्तान का आइन मौजूद है। ऑब्वियसली हम तो जद्दोजहद जारी रखेंगे। हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे, हम कोई ये मुतालबा नहीं कर रहे कि पीडीएम की हुकूमत को हटा के हमें बिठा दिया जाए, जिस तरीके से एक साल पहले पीडीएम की हुकूमत लाई गई, जिस बहुत ही क्वेश्चनेबल तरीका, लेकिन और उसका नतीजा हमने दे। हम तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांग रहे हैं। हाँ, उसमें अवाम जिसको भी इलेक्ट करे वो उसका हक होगा अगले 5 साल हुकूमत करने का, और जिन सूबों में जो हुकूमत बनेगी, हमारा तो ये मुतालबा है, उस पर हमारी तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो निगरान सेटअप है, इस निगरान सेटअप की निगरानी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? इस वक्त बहुत सी रिट पिटिशंस फाइल हुई हैं जी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें ये पिटिशंस है कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है और मनपसंद लोग लगाए जा रहे हैं। इसमें रिट पिटिशन है कि पीटीआई ने खास मुतालबा किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि 22 अफसरान की निशानदेही की थी, जो वो हम नहीं चाहते थे कि ये अफसरान लगे, वो लगाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ एक रिट पिटिशन है। एक रिट पिटिशन है कि ये फ्री हैंड दिया हुआ है, अनहर्ड ऑफ चीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। हुमायूं साहब, आप रिजल्ट कैसे तस्लीम करेंगे? एक तरफ आपने इस निगरान सेटअप के अंडर इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं, फिर आप एक पिटीशन को भी रिट को भी चैलेंज करने जा रहे हैं, आप पिटीशन भी दायर कर रहे हैं, तो फिर ये आप नतीजा कैसे तस्लीम करेंगे? नहीं, आप मेरी बात सही नहीं समझी। हमने ये कहा है कि निगरान सेटअप और इलेक्शन कमीशन मिल के ये जो इक़दामात कर रहे हैं इसके खिलाफ हमारी रिट पिटिशंस हैं, ताकि ये जो चीजें हैं, तो फिर आप किसकी अंडर सुप्रीमेसी आप इलेक्शन चाहते हैं कि जिसके नताइज सबको कबूल हों? हम वो इलेक्शन नहीं चाहते जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो पंजाब की इस केयर टेकर हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी है, और जो पीएमएलएन के कैंडिडेट्स हैं वो मनपसंद रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाते फिर रहे हैं। ये हम नहीं होने देंगे। इलेक्शन फिर भी होगा। फिर रिजल्ट तस्लीम करेंगे? इलेक्शन तो होने दें, रिजल्ट आप देखेंगे क्या होगा। रिजल्ट जो अवाम की सूरत हाल है, इसी वजह से तो भाग रही है ये हुकूमत। आप देखें ना, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी बयान सामने आया कि फिर आप लोगों की तरफ से यही हिकमत अमली अपनाई जाएगी, फिर आप लोग इसी तरह से सड़कों पर आएंगे। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि क्या फिर आप लोगों को नताइज कबूल होंगे? जो इलेक्शन होगा जी, हमें उसके नताइज कबूल होंगे, आप जरा करा लें। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो जाएंगे तो आप लोग भरपूर उस इलेक्शन का साथ देंगे, उसमें पूरा आप हिस्सा डालेंगे। मतलब पीडीएम को इतनी क्या फिक्र है कि हम रिजल्ट कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? वो इलेक्शन कराएं, वो तो बात की बात है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। राना एहसान अफजल साहब, आप लोगों की जानिब से इलेक्शन में ताखीर क्यों की जा रही है? क्यों अभी तक इलेक्शन के इकदामात दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप लोग इलेक्शन से? जो एक हकीकत की जो बात है या फैक्चुअल बात है वो ये है कि कोई जमात इलेक्शन से नहीं भाग सकती, ना हम भाग सकते हैं और ना किसी जमहूरी जमात को भागना चाहिए। हमारा अगस्त के अंदर टेन्योर खत्म हो जाएगा, अगस्त 14 मेरे ख्याल से डेट है, और उसके बाद केयर टेकर का निज़ाम आ जाएगा और ये मुल्क जो है वफाक में और जो 2 सूबे हैं और इंशाअल्लाह ताला बाकी भी पंजाब और केपी के में भी इलेक्शन की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो इलेक्शन जो है वो ये भी जो डेट है ये 3-4 माह बाद की है, यानी कि अगस्त में अब चंद ही महीने रह गए। तो इलेक्शंस तो होने हैं इस मुल्क में। मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शंस एक साथ हो जाए।
तो हम कहीं कतई नहीं भाग रहे इलेक्शन से। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है। हमने वाया असेंबली भी रेजोल्यूशन इकट्ठे केयर टेकर्स एक ही निजाम के नीचे इलेक्शंस की पास की है। तो साहब आप जो कह रहे हैं इलेक्शन तो होने हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब भी अगर जिन इलेक्शंस के बारे में बात की जा रही है, 2 सूबाई असम्बलियां हैं जो तहलील हुई हुई हैं, उनके बारे में आईनी तरीके से 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराने की बात की जा रही है। उन इलेक्शंस के बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, उनके ऊपर अब केपीके में तो 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो रहे, बल्कि पंजाब में भी अब 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हो रहे। केपीके की तो अभी तक डेट या स्केड्यूल आया ही नहीं। तो अब मकसद यही है ना कि ये आप एक सूबे में एक वक्त पे इलेक्शन कराएंगे, फिर 2 माह बाद आप दूसरे सूबे में इलेक्शन कराएंगे, फिर 2 माह, यानी कि अगले 3-4 माह जो है वो इलेक्शन ही होता रहेगा। तो ये मुल्क मुतहम्मल नहीं है कि आप एक तो इतने खर्चे जो हैं वो बार बार करें, दूसरा फिर आप देखें और भी मामलात है ना। अब लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम आरओ नहीं देंगे। अभी हुमायूं अख्तर साहब कह रहे थे कि हमें ये आरओज कबूल नहीं है। तो अगर कोर्ट्स जो हैं वो मना कर रही हैं कि हम अभी इस वक्त आरओज नहीं दे सकते, तो फिर यही वो चीजें हैं ना। दूसरी बात जो मेन है वो सेंसस की बात लॉजिकल है कि अभी आप सेंसस मुकम्मल करने जा रहे हैं, आपका सेंसस मुकम्मल होगा, आप मिसाल के तौर पर पंजाब में पुराने सेंसस से इलेक्शन करा देते हैं, फिर बाकी क्या सूबों में नए सेंसस से होगा, और अगर नए सेंसस से होगा तो पुरानी हल्का बंदियां और जो एनए की हल्का बंदियां हैं वो कैसे की जाएंगी। तो बहुत सारे ये इश्यूज हैं, इसलिए बेहतर है कि इलेक्शंस इकट्ठे हो जाएं तो ये ना इश्यूज ये सारे रिजॉल्व हो जाते हैं। तो लॉजिकल डिबेट है ये, कोई मेरी मर्जी या उसकी मर्जी की डिबेट नहीं है। इसके पीछे लॉजिक है जो आपको गाइड कर रही है कि पाकिस्तान में इकट्ठे इलेक्शंस हो जाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर हमारी तरजीह है। हमारी गवर्नमेंट समझती है कि इस वक्त हमारी वो तरजीह है और हम जो है वो नहीं स्पेयर कर सकते। तो एहसान अफजल साहब, इससे पहले तो जब सूबाई असम्बलियां भी तहलील नहीं हुई थी, आप लोगों की जानिब से, आपकी जमात की जानिब से ये बड़ा मौक़िफ़ आता होता था कि आप असम्बलियां तहलील कर दें, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, असम्बलियां तहलील कर दें, इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तब क्यों कहा जाता था और अब इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? देखिए, उसकी भी बड़ी मेन वजह यह है कि जब ये कहते थे कि हम असम्बलियां तहलील कर देंगे या इलेक्शन फौरन कराएं, तो ऑब्वियसली हम कहते थे फिर अगर आप इतने सीरियस हैं तो आप कर दें तहलील, ये आप और प्रेशर पड़ जाएगा। तो ये तो किसी को नहीं पता था कि एक बंदा जो है अपनी मर्जी से अब और पूरी पार्टी की मुशावरत के बगैर, अपने कोalition पार्टनर जो अब सदर बन चुके हैं उनकी पार्टी के, उनकी मुशावरत के बगैर असम्बलियां तहलील कर देंगे। तो डेफिनेटली ये उनको चैलेंज दिया जाता था कि अगर आप सीरियस हैं तो आप तहलील कर दें। लेकिन ऑब्वियसली अब उसके लिए अगर ये ट्रेंड आप चाहते हैं कि ये आपने रखना है कि कोई भी आदमी पंजाब का जो है वो असेंबली डिसॉल्व करे और वफाक में पूरे में इलेक्शन हो जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से ये ट्रेंड कोई नहीं है और ये कोई वजह नहीं बननी चाहिए निजाम को डीरेल करने के लिए कि आप। ठीक है हैदर भाई साहब, राना सनाउल्लाह की जानिब से अगर बात की जाए, उनकी तरफ से मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो ये कह रहे थे कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। ये बात तो खान साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में कराने का मामला नहीं बल्कि हुकूमत की नीयत में ही खोट है। आपको लगता है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को भी ये लोग नहीं कराएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, वो तो उसी सूरत में है कि कोर्ट्स कोई इमरजेंसी को एंडोर्स कर दें 6 माह फिर प्लस 6 मंथ्स, क्या वो हालात जो है कि इमरजेंसी के लिए मौजूद होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग सके, क्या वो मौजूद हैं, क्या उस वक्त होंगे, ये तो उसी वक्त देखा जाएगा। आईनी तौर पे तो नेशनल असेंबली की मुद्दत सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में बढ़ सकती है और तो कोई तरीका नहीं है, वो भी अगर कोर्ट्स इमरजेंसी को एंडोर्स कर दें। तो आई थिंक कबल वक्त है अभी ये कहना कि उस वक्त क्या होगा। लेकिन अगर आप बात करें कि 2-3 महीने में इतना तनाव और इतना झगड़ा है कि इलेक्शन जो है वो खान साहब बहर सूरत चाह रहे हैं कि अभी हों और वो चाह रहे हैं बाद में हो, तो ये क्या चीज़ है जो बदल जाएगी? क्या कुछ ओहदों पे ऐसे लोग फाइज हैं आज जो फिर कल नहीं होंगे? क्या ये बात है? क्या 8 अक्टूबर को भी एक्चुअली कराने नहीं है? क्या खान साहब को यही लगता है कि पंजाब में अगर किसी तरह से कोई उनके हक में फैसला आ जाता है तो फिर बाकी फेट अकम्पली यानी कि फिर उनके लिए आसान हो जाएगा? तो वो ये बात तो है कि 2-3 माह का हालांकि डिफरेंस है, लेकिन लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसे लग रहा है जैसे कि तो कोई 4 साल का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक खदशात तो हैं और मेरे ख्याल से तो चाहे आईनी इस्लाहात हो या ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, अगर कोई आर्बिटर के साथ कोई इस तरह का फॉर्मूला बनता है तो आई थिंक सब लोग अक्टूबर पे तो अग्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ताकि एज लॉन्ग एज एक पाथवे बड़ी क्लियर हो
और कोई उसका गारंटर हो कि वो उसी तरह से मामला होंगे और उस वक्त इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है, और हमने देखा है कि पहले खान साहब ने कहा बिल्कुल बात नहीं करनी है तो सब चोर हैं, इकट्ठे हैं, ये वो इनसे, ये तो है ही नहीं, अब मेरा तो बात ही एस्टेब्लिशमेंट से। फिर जब खान साहब जो है वो रजामंद होते नजर आए तो इन्होंने कहा कि अब हम पावर में, तो हम इनसे क्यों बात करेंगे, तो हमसे नहीं बात करते थे जब ये वजीर आजम थे, अब हमारे हाथ में ताकत है तो इनसे बात करके हमने इन्हें क्यों भी कुछ देना है। लेकिन बात यह कि सबके पास पत्ते हैं, चाहे हम जुडिशियल क्राइसिस देखें या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखें, सबके पास पत्ते हैं। अगर खान साहब के पास इस वक्त एक जजमेंट नजर आ रही है तो आगे हुकूमत वक्त के पास इंतजामिया है, और वो हुकूमत वक्त है जिस और देखा यही जा रहा है केयर टेकर से लेके एस्टैब्लिशमेंट झुकाव उनकी तरफ भी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर स्टेप बैक लेके कुछ मुशावरत से हो जाए और इंसिस्ट अक्टूबर में ही मेरे ख्याल से अगर सब एग्री कर जाएं, लेकिन कोई गारंटी हो और पाथवे हो, और आगे भी खान साहब के देखें, खान साहब ने पिछली दफा ताकत में आके जो किया था, ये बात तो क्लियर है कि ये नहीं अब हो सकता। अगर वो समझते हैं कि लोगों को वो जेलों में डालेंगे तो बहुत उनका टेन्योर मेरे ख्याल से छोटा हो जाए, और मेरा नहीं ख्याल के लोगों को बिल्कुल इस वक्त जो है डाइजेस्ट कर सकेंगे वो कि इतनी बड़ी बड़ी मदीना की रियासत और हजरत उमर से बात नहीं कम करते, वो अल्लामा इकबाल। ठीक है हैदर भाई साहब, ब्रेक की तरफ जाना है। ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि जिस तरह से तमाम हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, सभी इलेक्शन के नताइज को भी तस्लीम करेंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे कैसे, और क्या तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठी आकर बैठेंगी या नहीं। हुमायूं अख्तर साहब, आपकी जानिब आऊंगी सबसे पहले कि इससे पहले तक ये कहा जाता रहा था कि इनसे बात नहीं होगी, इन जमातों के साथ बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ढके छुपे अंदाज में आपकी जमात की जानिब से भी ये बातें आती हैं कि मुज़ाकरात या बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आपको हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की बातचीत करने की दावत दी जाती है तो कबूल करेंगे? जी देखिए, हालात आजकल के देखते हुए जिस तेजी से मुल्क की इक्तिसादी हालत नीचे जा रही, इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस बढ़ रहे हैं, तो हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम कई हफ्तों से ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब और हमारे पार्टी के नुमाइंदों ने बार बार ये कहा है। ऑब्वियसली हम मुल्क है तो सब कुछ है जी, मुल्क है तो सियासत है, मुल्क को बचाने के लिए हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए और इस तरह की फिर बातें ना आए कि एक तरफ से मुज़ाकरात का बात की जाए और दूसरी तरफ से टोटल नेगेटिव चीज़ें जो इनके बाकी नुमाइंदे जो हैं, या पता भी तो नहीं चल रहा ना जी कि पीएमएलएन में किसकी बात मानी जाए, किसकी बात सुनी जाए, और पीएमएल के अंदर अपने बड़े मसाइल हैं इस वक्त जो सुनने में आ रहा है। हम तैयार हैं जी, हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ताकि ये जो बहुत बड़े मसाइल से दो चार है मुल्क, इसका को हल निकाला जा सके। ठीक है, राना एहसान साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो कहा जाता है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो जब एपीसी बुलाई जा रही थी दहशतगर्दी के मामले पर, तब भी बयानबाजियां सामने आ रही थी कि हमें तो दावत ही नहीं दी जाती है, हमें बुलाया ही नहीं जाता, मीडिया के थ्रू पता लगता है। आपको क्या लगता है कि अब आप लोग इस सारे मामले का जो हल है वो इस तरह से निकाल सकेंगे? आप लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दावत देंगे? देखिए, तब भी जो है यार सादिक साहब ने परवेज खटक और असद कैसर साहब को अप्रोच किया था, तो हमने तो मैसेंजर भेजा था, लेकिन इन्होंने उसको रद्द कर दिया। उससे पीछे अगर चले जाए, मिसाक मीशत के ऊपर जब बात की वजीर आजम ने, शहबाज शरीफ ने, उसको भी इन्होंने मजाक बना के रद्द कर दिया। ऑपोजिशन में भी यही कुछ होता था, इन्होंने बातचीत का दरवाजा नहीं खुला रखा, बल्कि एक जो है। तो अब जो इश्यूज क्या है, देखिए एक दो इश्यूज हैं। इमरान खान साहब अपनी एक ही तकरीर में कहते हैं मैं मुज़ाकरात करूंगा, और उसी तकरीर में कहते हैं कि मैं इन चोरों के साथ और फलानों के साथ मैं नहीं बैठूंगा। फिर अगर ये कोई डेलीगेशन या वक्फ बना भी दें पीटीआई का, जितना भी वो हाई पावर्ड हो, अगर मुज़ाकरात उनसे किए भी जाएं तो वो बेमानी है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो आगे पीछे हो जाते हैं मामला। तो इनके ऊपर किससे, इनके साथ भी किससे मुज़ाकरात किए जाए? बिल्कुल, हमारी अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी रेकमेंड कर रही है कि बातचीत हो। उसी तरफ जो JUIF है उसका ख्याल है कि बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए, और उसका भी बैकग्राउंड है कि एक जो आईनी तरीके से ये हुकूमत आई और फिर हमारे पे इल्जाम लगाए कि हम कोई आलमी साजिश करके ये हमने हुकूमत ली है, उससे खुद वो यूटर्न इन्होंने ले लिया।
किस तरीके से मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। IMF को बिल्कुल मुआहदा, जब हमारा 8वां रिव्यू फाइनल हो रहा था, उनको खत लिख दिया कि सूबे इसका हिस्सा नहीं है। फिर जिस तरह आर्मी चीफ की तकरीरी को मुतनाज़ा बनाया गया, फिर असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई, फिर ये नहीं कि एक टोटल केओस क्रिएट किया थ्रू आउट 11 महीनों में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और फिर तो ये सारा वो उस बैकग्राउंड में कुछ लोगों का हमारे कोलिशन में जो है उनका ख्याल है कि बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन जाहिर सी ये इस चीज को ऊपर हमारी विदिन पीडीएम तो सियासी बयानबाजियां तो चलती ही रहती हैं, आपकी जमात की तरफ से भी आती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आती हैं। क्या इन सियासी बयानियों के ऊपर सियासी अदम इस्तेहकाम जो चल रहा है इसको दांव पर लगाना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि विद इन पीडीएम ये डिस्कशन चल रही है कि बातचीत के जरिए जो है वो मामला को आगे बढ़ाया जाए और देखते हैं क्या फैसला होता है। लेकिन इनकी जो ऑफर है उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही तकरीर में इमरान खान साहब जो है पहले तो वो ये गुन गाते रहे कि हम आपसे तो बात ही नहीं करना चाहते, हम बात ही जो है वो तीसरी कुव्वत से करना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने हमारे लिए तो इन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों से नहीं कर लेंगे बात, इनसे नहीं करेंगे, अलहदगी पसंद से बात कर लेंगे। तो वो जो एक वो जो फजा है डिस्ट्रस्ट की, और फिर जिस तरह मैंने कहा कि जो लीडर खुद हैं वो हाई से हाई लेवल का वक्त बना दें, लेकिन उसको भी वो बिल्कुल एंड में यू टर्न ले लेते हैं या उसका वजन जो है वो उठा लेते हैं। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं भी एग्री करूंगा, देखें बातचीत जब तक स्टेक होल्डर्स टेबल पे नहीं बैठते तब तक जो है वो मुल्क के मफाद के लिए जो है वो फैसले करना इतना आसान नहीं होगा। तो बेहतर है कि मिलजुल के बातचीत की जाए। ये मेरा अपना पर्सनल राय है, ओपिनियन है कि यही रास्ता है। तो देखें ये पीडीएम क्या फैसला उस पर हमारी गवर्नमेंट करती है और ये किस तरफ के मामला चलते हैं। लेकिन ट्रस्ट का इशू इनकी साइड से भी है, बड़ा मैसिव है। ठीक है हैदर वहीद साहब, ट्रस्ट का इश्यूज तो सियासी जमातों को आपस में रहता ही रहता है, इख्तलाफात भी रहते ही रहते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में ये तमाम सियासी जमातें क्या पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए किसी एक मेज पर इकट्ठी दिखाई देंगी? देखिए मेरे ख्याल से ये मुश्किल है कि आला सतह पे ये हो सके, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम स्टांसेस जो हैं वो खान साहब ने तो बहुत पहले से लिए हुए हैं। उनका तो पूरा जो सियासत जो है वो उन्होंने बनाई इस बात पे है कि वो तब्दीली हैं और ये पुराना स्टेटस को, ये पुरानी दो फैमिली दो पार्टी, ये स्टेटस को वगैरह सब चोर हैं, इकट्ठे हैं, ये और वो ये सब चोर इकट्ठे हो गए, थ्री स्टूजेस ये वो। तो उन्होंने तो जो बयानिया बनाया है अपना, वो आई थिंक कि अपने ऑप्टिक्स तो नहीं लैंड करेंगे किसी नेगोशिएशन को कि खुद से वो बात करें। जहां तक बैकडोर चैनल्स है वो जरूर हो सकता है, वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं ब्रोकर होने होंगी टॉक्स, अगर तो उन्होंने इफेक्टिव होना है तो कोई ना कोई आर्बिटर होना मेरे ख्याल से जरूरी होगा। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने भी जिस तरह का स्टांस किया तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी भी नेगोशिएशंस का बराह रास्त हिस्सा बनेंगे। अगर बिलवास्ता कोई बात होती है तो वो भी ब्रोकर्ड होगी जरूर, और कोई ना कोई ऐसे आर्बिटर की तरफ से जिसके डिसीजन मेकिंग के हवाले से दोनों को एतमाद इस हद तक कम से कम हो कि वो हावी हो सकते हैं दोनों पे। तो मुझे नजर बिल्कुल नहीं आता कि बराह रास्त किसी भी तरह से आला सतह पे यहाँ पे नेगोशिएशंस या बातचीत होगी। और मेरे ख्याल से हम जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, सोसाइटल और इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ, विच इज लाइक अ परफेक्ट स्टॉर्म, तो उसकी वजह से और ज्यादा जरूरी भी होता जा रहा है ये, और ज्यादा नामुमकिन भी होता जा रहा है, क्योंकि तनाव बढ़ता जा रहा है और हर वो चीज जो होगी वो उसी तरह से रेसिप्रोकेट की जाएगी। कोई यहाँ रेफरेंस फाइल करेगा तो उन जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस फाइल कर देगा, कोई अगर एक तरफ कोई एग्रेशन दिखाएगा कोई दूसरी तरफ दिखाएगा। अगेन पत्ते सबके पास हैं, बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए एक स्टेप बैक लें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि किसी का भी एंड में जो है ना फायदा होगा। सब समझते यही हैं कि दूसरे का ज्यादा नुकसान करके हम फायदा ले लेंगे, लेकिन वेयर वी आर हेडेड तो सबका नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, ब्रेक लेंगे, बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुमायूं साहब, जिस तरह से अभी हमने देखा कि एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप लोग जो बात करते हैं फिर उस बात पर कायम नहीं रहते हैं, आप लोग फिर मुज़ाकरात की टेबल पे कैसे आएंगे? क्या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो आए और मामला को हल करें? नहीं जी, इमरान खान साहब तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि मुल्क को इस बुरान से निकाला जाए और हम बातचीत करें। देखिए, ट्रस्ट डेफिसिट है या जौन सा भी डेफिसिट है, ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में। हमने बड़ी हुकूमतें देखी हैं, हमें भी बेनज़ीर भुट्टो मरूमा के जो ताल्लुकात नवाज शरीफ साहब से होते थे,
आसिफ जरदारी साहब के जो इनसे होते थे वो सब हमारे सामने हैं। सो ये ट्रस्ट डेफिसिट्स पाकिस्तान की हुकूमतों में रहते हैं, लेकिन जो भी डेफिसिट होगा ये इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि पैसे खत्म हो गए हैं, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ, इसलिए ब्लेटेंट वायलेशंस पाकिस्तान के आइन की जाएं, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मैं आपको लिख के देता हूं आज कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपने फुल बेंच बनाना है, चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है, आप बनाइए। और मैं आपको आज आपके शो में गारंटी देता हूं कि 15 जज में अगर एक जज भी ये कह देना कि 90 दिन से एक दिन आगे कर लें, तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं। आज आप ये रिकॉर्डिंग मेरी याद रखिए, कोई जज ये पाकिस्तान का ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि किसी भी कोर्ट का जज 90 डेज से आगे नहीं जा सकता। ठीक है राना साहब, इतनी बड़ी गारंटी सामने आ गई है, आप लोगों की तरफ से मुज़ाकरात की बात तो की जाती है। कल जरदारी साहब ने भी पार्लियामेंट में कह दिया कि मुज़ाकरात के रास्ते को बहाल किया जाए, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला का बयान देखें, नायब सदर मुस्लिम लीग नून का बयान देखें, तो कोई राह दिखाई नहीं दे रही है। क्या आप लोग भी किसी तीसरी क़ुव्वत का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हम तो किसी क़ुव्वत का इंतजार नहीं कर रहे, हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर है। हम समझते हैं इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। अक्टूबर की जो डेट ECP ने दी वो बेहतरीन डेट थी। और जहां तक देखें कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, यही लोकल बॉडीज गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर जो मुंतखब थी, एक पूरे पंजाब में थी और हजारों लोगों इलेक्टेड मेंबर्स की थी, उसको इन्होंने PTI की हुकूमत में सस्पेंड कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बहाल किया जाए। एक साल सुप्रीम कोर्ट की हदायत पे किसी ने अमल दरामद नहीं किया। तो कहने का मतलब बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, अगर ये 4-3 का मामला ना होता, अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की जजमेंट ना होती, तो हुकूमत इसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर देती। अभी भी देखें, इस चीज के बावजूद कि ये ऑर्डर जो है जैसा भी है, जिस तरीके से भी आया, हमने मनी बिल पेश कर दिया। हम तो कोशिश कर रहे हैं इसको इम्प्लीमेंट करें और मामलात का कोई ना कोई हल निकल आए। हैदर वही साहब, बहुत से मामलात इससे पहले भी कोर्ट्स में जाकर तय होते रहे हैं, एक बार फिर सारी नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हैं, आपको लगता है कि मामलात हल हो जाएंगे? देखें, जहां तक आप हल की बात कर रही हैं, प्रॉब्लम यह है कि हर एक का हल कुछ और है। किसी का इलेक्शन हो, किसी का हल है इलेक्शन ना हो, किसी का हल है कि ये मुद्दत जो है वो आगे बढ़ती जाए, किसी का हल है कि ये अभी पंजाब के साथ ही सारे हो जाएं, अभी हो जाए। कोई कहता है कि बाद सारे अक्टूबर में हो, फिर खदशा है कि कोई वोट आएगा शायद कि उसके भी अगले साल हो। तो हल की जहां तक बात है, तो हल मैं वो देखूंगा होगा कि जहां जो भी फैसला होता है या जो कुछ भी होता है वो ग्रजिंगली, रिलक्टेंटली, गुस्से से, नफरत करके भी एक दफा एक्सेप्टेंस उसकी अगर हो जाती है तो ही कहीं हल होगा। और आई थिंक एक्सेप्टेंस तो अवाम ही फोर्स करवा सकते हैं, या फिर एक दूसरी कुव्वत है वो फोर्स करवा सकती है। ये आपस में बैठ के तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी करने के मूड में इस वक्त। इनके पॉलिटिकल स्टांसेस ही कुछ इस तरह के हैं कि आपस में बैठना वो वीकनेस समझेंगे, वल्नरेबिलिटी नहीं बल्कि वीकनेस। और मुझे लगता है कि जो ये सारी पार्टियां चाहती हैं उसमें कोई ओवरलैप ही नहीं है आपस में। जो राणा साहब ने कहा, ये ना भूलें, राणा साहब ने जो बात कही वो हालांकि नामुनासिब थी, लेकिन गलत या झूठ नहीं थी, कि एक तासुर है दोनों में है कि कबर एक है, लोग दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, तख्त या तख्ता नहीं होना चाहिए, एग्जाइल, बिल्कुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी मामलात का और ये सियासी अदम का हल नहीं निकलेगा। तमाम पैनल का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।